Hello students, welcome to SSD Education Classes and I am your friend Kashish Mehra. Today our topic is kind of companies. तो आइए देखते हैं कितने प्रकार की कंपनीज होती है. जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन बी क्लासिफाइड इनटू ऑन द बेसिस ऑफ different basis. We can say that on the basis of incorporation, on the basis of liability, on the basis of nationality, on the basis of numbers of members and on the basis of ownership. तो अब अलग अलग बेसिस पे किस तरीके से कंपनी डिवाइड की जाती है. तो मैंने आपके सामने एक डायग्राम शो किया है, ये आप अपने एग्जाम में भी शो कर सकते हैं. अगर हम बात कर रहे हैं इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे, तो आपकी कंपनी डिवाइडेड है चार्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी और रजिस्टर्ड कंपनी के बीच. अगर हम बात करते हैं लाइबिलिटी के बेसिस पे, देन योर कंपनी इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कंपनी लिमिटेड liability by share, company limited liability by guarantee, and one more is there, that is unlimited liability. On the basis of nationality, company is divided into domestic company and foreign company, and on the basis of numbers of member, company is divided into public company and private company. अगर हम ओनरशिप की बात करते हैं तो अगेन होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज आर देयर, गवर्नमेंट कंपनीज आर देयर एंड वन मैन कंपनीज आर देयर. तो ये हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि कंपनी किस प्रकार से डिवाइडेड है. आइए चलिए देखते हैं इनको डिटेल में. ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन की जब बात आ रही है तो हम बात करते हैं इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कि किस तरीके से कंपनी रजिस्टर्ड की गई है. तो सबसे पहले आता है स्टैट्यूटरी कंपनी. दीज आर द कंपनीज विच आर क्रिएटेड स्पेशल एक्ट, जो कि स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव की तरफ से बनाई हुई कंपनी. मतलब जब कोई कंपनी अगर किसी एक्ट के अंतर्गत बनाई जाती है तो उसे हम कहते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी. जिस प्रकार से हम इसका एग्जांपल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, LIC कंपनी. तो ये जो LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, ये सब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनाई गई हैं, इसलिए हम इसे स्टैट्यूटरी कंपनी कहते हैं. नेक्स्ट इज रजिस्टर्ड कंपनी. अब रजिस्टर्ड कंपनी का मतलब क्या होता है? वो कंपनी जो कि रजिस्टर्ड की गई है अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत या उसके बाद बनाए हुए कोई भी एक्ट के अंतर्गत. तो जो कंपनी रजिस्टर्ड किया गया है 1956 एक्ट के अंतर्गत उसे हम कहते हैं रजिस्टर्ड कंपनी. फॉर एग्जांपल टाटा मोटर लिमिटेड कंपनीज हैं, रिलायंस कंपनी है, ऐसे बहुत सारी कंपनी है जो रजिस्टर्ड कंपनी है. नेक्स्ट इज चार्टर्ड कंपनीज. कंपनी स्टैब्लिश एज अ रिजल्ट ऑफ चार्टर्ड, मतलब ऐसी कंपनी जो कि न कि कंपनी रजिस्टर्ड की गई है अंडर द एक्ट 1956, न कि पार्लियामेंट द्वारा बनाई गई है, लेकिन ये कंपनी जो है वो क्वीन या किंग के द्वारा बनाई गई है, किसी भी कंट्री के द्वारा. तो इसे हम कहेंगे चार्टर्ड कंपनी. फॉर एग्जाम्पल बैंक ऑफ इंग्लैंड, ईस्ट इंडिया कंपनी. तो ये जो कंपनीज थी ये बनाई गई थी किंग और क्वीन के द्वारा, इसलिए हम इसे बोलते हैं चार्टर्ड कंपनी. अगर हम बात करते हैं लाइबिलिटी के बेसिस पे, अगेन इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. फर्स्ट पार्ट इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर. अब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब वो कंपनी होती है वेयर द लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड. मतलब आपको पूरे पैसे नहीं लगाने, आपने जितनी लाइबिलिटी बोली है, जितने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, मतलब अगर समझिए मैंने अगर 10 रुपये के शेयर खरीदे हैं तो मेरी लाइबिलिटी बनती है सिर्फ उस कंपनी में 10 रुपये देना. जितने अनपेड अमाउंट है सिर्फ उतने ही मुझे कंपनी को पे करना है, उसे हम कहेंगे लिमिटेड बाय शेयर. शेयर्स की जितनी वैल्यू उतने ही पैसे मुझे कंपनी में देने हैं. दूसरा है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. यहाँ पर ऑलरेडी जब भी कोई पर्सन उस कंपनी में जुड़ रहा होता है तो वो गारंटी देता है कि मैं अपने पूरे लाइफ टाइम में इतने इतने पैसे कंपनी में लगाऊंगा. वो 5 लाख हो सकते हैं, वो 10 लाख हो सकते हैं, और एनी अमाउंट इट कैन बी. वेर एज वेन वी आर टॉकिंग अबाउट अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जो कि आजकल के टाइम में बहुत कम ऐसी कंपनियां होती हैं जो अनलिमिटेड कंपनी होती है, जहाँ पर ये पार्टनर या फिर ये एक मेंबर जो भी वो कंपनी के अंदर आ रहा है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी लेगा. मतलब कि जब तक कंपनी है तब तक वहाँ की लाइबिलिटी वो चुकाता रहेगा. तो आज के बेसिस पे ये आजकल बहुत ही एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ऑलमोस्ट दे आर नॉन एग्जिस्टेंस. If you're talking about nationality, again it is divided into 2 parts, that is your domestic company and foreign company. डोमेस्टिक कंपनी वो कंपनी होती है जो कंट्री के अंदर ही होती है, जो कि कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत ऑलरेडी रजिस्टर्ड की गई हैं. मतलब इंडिया के अंदर की कंपनी डोमेस्टिक कंपनी कहलाएगी. वहीं अगर कोई कंपनी रजिस्टर करे अपने आप को कंट्री से बाहर, मतलब इंडिया से बाहर, तो उसे हम कहेंगे फॉरेन कंपनी. अब इसका रजिस्टर एड्रेस जो रहेगा, इसके जो डॉक्यूमेंटेशंस रहेंगे, ये सब कंट्री के बाहर ही रहेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर, अगेन इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, दैट इज़ योर प्राइवेट कंपनी एंड योर पब्लिक कंपनी. अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं
तो यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस हैं। इनके जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफ़र नहीं किए जाते। इसके शेयर्स ट्रांसफ़र पर रिस्ट्रिक्शंस रहता है। कम से कम यहाँ पे 2 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 50 होने चाहिए, जिसमें एम्प्लॉयज़ इंक्लूडेड नहीं रहेंगे। इवन प्राइवेट कंपनी जो रहती है वो पब्लिक से सब्सक्रिप्शन नहीं लेती, ये आपको ध्यान में रखना है। प्राइवेट कंपनी पब्लिक से सब्सक्रिप्शन नहीं मंगवाती, वो अपने जान पहचान के लोगों से ही सब्सक्रिप्शंस मंगवाती हैं। प्लस इस कंपनी के नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड लिखा रहता है। जब हम बात कर रहे हैं पब्लिक कंपनी के लिए, तो पब्लिक कंपनी के लिए सबसे पहले अगर हमें किसी भी पब्लिक कंपनी के शेयर्स को इशू करना है तो उसके लिए प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा और कम से कम यहाँ पे 7 मेंबर्स होने चाहिए। मैक्सिमम लिमिट कितनी नो लिमिट है, यहाँ पे कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं, कितने भी शेयर होल्डर्स बन सकते हैं। और इन कंपनीज़ के नाम के एंड में लिमिटेड वर्ड लिखा रहता है। जब हम बात करते हैं होल्डिंग कंपनीज़ और सब्सिडरी कंपनीज़ की, तो यहाँ पे होल्डिंग कंपनी वो होती है जो कंपनी सारे शेयर 50% से ज़्यादा होल्ड कर रही है, उसे हम होल्डिंग कंपनी कहेंगे। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसके शेयर्स उसके पास है 51%, मतलब एक कंपनी जो है वो होल्डिंग कंपनी है। वहीं पर जो बी कंपनी है जिसके पास 49% शेयर्स हैं उसी कंपनी के, तो बी कंपनी हमारी सब्सिडरी कंपनी है। सब्सिडरी कंपनी वो होती है जो उसके कम पावर होते हैं। और सब्सिडरी कंपनीज़ के लिए कंपनी बिकम अ होल्डिंग कंपनी, एक होल्डिंग कंपनी तब बन सकती है इफ़ इट कैन अपॉइंट और रिमूव ऑल द मेजॉरिटीज़ ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर को अपॉइंट करने का काम इनके हाथ में ही रहता है, होल्डिंग कंपनी के हाथ में। और इनके पास इक्विटी शेयर रहेंगे 50% से ज़्यादा। इफ़ इट एक्साइज मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग पावर, इनके पास 50% का से भी ज़्यादा वोटिंग पावर इनके हाथ में रहेगा। फिर बात आती है हमारे पास गवर्नमेंट कंपनी की। अगेन गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी है जिनके पास 51% से ज़्यादा पेड अप कैपिटल रहेगा, मतलब सरकार का पैसा लगा हुआ है, गवर्नमेंट का पैसा लगा। इट कैन बी और सेंट्रल गवर्नमेंट और इट कैन बी और स्टेट गवर्नमेंट, डिपेंडिंग। या हो सकता है कि आधा आधा दोनों ने पैसा लगाए, लेकिन यहाँ पर जितना भी कैपिटल लगा है वो गवर्नमेंट का ही लगा है। 49% वो लोग पब्लिक से मंगवा सकते हैं, लेकिन 51% गवर्नमेंट का ही रहेगा। फिर आता है वन मैन कंपनी। दीज आर द कंपनीज विच इन विच वन मैन होल्ड वर्चुअली द होल ऑफ द शेयर, जिसके पास पूरे कंपनी के शेयर्स हैं, पूरे कंपनी के पावर्स हैं, उसको कहेंगे हम वन मैन कंपनी। मतलब यहाँ पे एक ही पर्सन है जो सारे कंपनीज के शेयर्स को होल्ड कर रहा है, सारे डिसीजंस ले रहा है, वोटिंग पावर उसके हाथ में है। तो ऐसे पर्सन को कहा जाएगा या ऐसी कंपनी को कहा जाएगा वन मैन कंपनी। तो यहाँ तक था हमारा आज का पार्ट, जिसमें हमने आपको बताया काइंड्स ऑफ कंपनी। होप है स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। और आगे के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको पूरा कंपनी लॉ पढ़ाने वाले हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।